Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिस्कशन के अंदर हम यहाँ पे थोड़ा देखेंगे, थ्योरी देखेंगे अपन इंसुलिन से रिलेटेड। ठीक है, तो इंसुलिन से रिलेटेड अपन एमसीक्यूज भी सोल्व करेंगे कुछ, और अपन थ्योरी अपन देखने वाले हैं कि किस प्रकार से इंसुलिन बॉडी में वर्क करता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है, और इंसुलिन का सिंथेसिस कैसे होता है, इंसुलिन का डिग्रेडेशन कैसे होता है। तो ये सब चीज़ें जो हम यहाँ पे शॉर्ट एंड काफ़ी एकदम प्रिसाइज मैनर के अंदर हम इसको समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक डिस्कशन, इंसुलिन। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है अपना इंसुलिन। तो देखो, इंसुलिन को सिक्रेशन करता कहाँ से है? कौन इंसुलिन का सिक्रेशन करता है? तो सबसे पहले आंसर क्या रहेगा आपका? पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज क्यों करता है? क्योंकि पेनक्रियाज किस टाइप का ऑर्गन रहता है? हेटेरोक्राइन ऑर्गन रहता है। हेटेरोक्राइन का मीनिंग क्या हो गया कि एक तो ये किस प्रकार का एक्शन करता है? एक्सोक्राइन का। और दूसरा एक किस प्रकार का एक्शन करता है? एंडोक्राइन का। एक्सोक्राइन जो इसका फंक्शन रहता है वो किस में काम में आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में। और यहाँ पे क्या रहती है? एसिनी सेल, जो कि 95% तक आपके एंडोक्राइन जो पेनक्रियाज के अंदर प्रेजेंट रहती है। उसके बाद में जो एंडोक्राइन वाला पार्ट रहता है, इसके अंदर क्या कौन कौन सी अपनी सेल प्रेजेंट रहती है? तो यहाँ प्रेजेंट रहता है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स अपने रहेगी? तो फर्स्ट सेल का नाम आएगा एल्फा सेल। क्या रिलीज करती है एल्फा सेल? आंसर क्या रहेगा? ग्लूकाकोन। सेकंड वन जो सेल रहती है वो कौन सी है? बीटा सेल। बीटा सेल किसको रिलीज करती है? इंसुलिन को। प्लस एमाइलिन। नेक्स्ट जो सेल रहती है उसका नाम क्या है? गामा सेल। और गामा सेल किसको रिलीज करती है? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स को। ठीक है, इसके बाद में जो फोर्थ वन जो सेल रहेगी वो कौन सी होती है? डेल्टा सेल। और डेल्टा सेल किसको रिलीज करती है? सोमेटोस्टेनिन को। ठीक है, और सोमेटोस्टेनिन क्या करता है? ग्लूकागोन के सिक्रेशन को डिक्रीज करता है। चलिए, अभी अपना टॉपिक क्या है? इंसुलिन है। तो इंसुलिन को कौन सीक्रेट करता है? तो बीटा सेल अपने इंसुलिन को सीक्रेट करती है। यहां तक अपन सुपरफिशियली देख चुके हैं इंसुलिन के बारे में। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंसुलिन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, सुपरफिशियली देखेंगे, फिर वो फंक्शंस किस प्रकार से कर पाता है उसकी फिजियोलॉजी हम समझेंगे। तो देखो, फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन जो है ग्लूकोज अपटेक, मतलब क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। या फिर मैं कहूं ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है? डिक्रीज करने में काम आता है। उसके बाद में सेकंड, अमाइनो एसिड सिंथेसिस। नेक्स्ट क्या होता है? ग्लाइकोजेनेसिस। इसके बाद में प्रोटीन सिंथेसिस। और क्या होता है?
लिपिड सिंथेसिस के अंदर भी ये काम आता है। तो ये कुछ मेजर रोल रहता है अपने इंसुलिन के अपनी बॉडी के अंदर। अब जो है किस प्रकार जो इंसुलिन है इन सब के ऊपर अपना इफेक्ट लेके आता है, ये हम समझेंगे। तो देखिए इंसुलिन कहाँ से बन रहा था आपका, पैनक्रियाज से। तो सपोज कीजिए ये आपका क्या है, पैनक्रियाज है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर जो है इस टाइप की स्ट्रक्चर्स इसके अंदर जो है प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ये कौन सी, इसके अंदर मेजर यहाँ पे क्या रहता है, 95% तक क्या रहता है, एसिनाई सेल प्रेजेंट रहती है, जैसा कि अभी तक मैंने आपको डिस्कस किया है, जो कि जो है पैंक्रियाटिक जूस वगैरह उनके अंदर सिक्रेशंस में हेल्प करती है। उसके बाद में ठीक है 5% के अराउंड जो है इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, क्लस्टर्स के अंदर इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, और इस आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में क्या प्रेजेंट रहती है, अपनी बीटा सेल्स। और बीटा सेल्स ही क्या करती है, इंसुलिन का सिक्रेशंस। अब देखिए किस प्रकार ये इंसुलिन का सिक्रेशन करेगी। अब अभी देखिए आपने जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, वो किसकी बना रहा हूँ, बीटा सेल की यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई जा रही है। और देखिए इंसुलिन का सिक्रेशन हमें करवाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपने जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जीन्स, कौन सा जीन्स या कौन सा क्रोमोसोम जो है इंसुलिन के सिक्रेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर 11। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर 11 जो है यहाँ पे इंसुलिन सिंथेसिस के अंदर जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाता है अपने। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, तो डीएनए सिंथेसिस होगा। ये मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ सबसे पहले किसकी, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है अपने, डीएनए। ठीक है, और यहीं पे क्या प्रेजेंट है, अपने एमआरएनए। और इस एमआरएनए के ऊपर ही क्या प्रेजेंट रहता है, जीन हमारा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो क्या करवाएगा, इंसुलिन सिंथेसिस में हेल्प करवाता है। अब देखिए ये जो एमआरएनए है, ठीक है, अब ये एमआरएनए क्या होगा, सेल के बाहर आएगा। इसके अंदर आ गया ये साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म में आ गया, साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट रहता है, ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है राइबोसोम। ठीक है, दो यहाँ पे दो बहुत सारे राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। और इन राइबोसोम्स के बीच में आगे क्या अटैच हो गया, आपका एमआरएनए। और यहीं पे क्या है, राइबोसोम। ठीक है, अब ये एमआरएनए राइबोसोम पे मिलके क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, यहां तक अपना कवर होता है। अब यहां से जो ये प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, ठीक है, यहां पर अब ये किसके अंदर पहुंचता है, आपके रफ ईआर के अंदर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, यहाँ पे इसके अंदर फर्दर प्रोसेस चलती है, मेच्योरेशन का प्रोसेस, सपोज हम कह सकते हैं मेच्योरेशन की प्रोसेस रहती है। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मेच्योर होके ये किसके अंदर पहुंचता है, आपके गोल्जी बॉडी के अंदर। ठीक है, सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, एजे बस नर्सिंग से रिलेटेड ही हम रहेंगे, ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, ये अपना क्या है यहाँ पे, गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी क्या करेगा, गोल्जी बॉडी क्या करेगा आगे, इसको जो है वेसिकल्स के अंदर यहाँ पे रिलीज करेगा, किसको, इंसुलिन को। तो यहाँ पर मैं वेसिकल बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, आपका इंसुलिन।
ठीक है, इंसुलिन के साथ में हमेशा एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सी पेप्टाइड। ठीक है, इंसुलिन के साथ में क्या प्रेजेंट रहता है, सी पेप्टाइड, क्योंकि इंसुलिन में क्या रहती है, पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड चेन्स वहां पे जो है प्रेजेंट रहती है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट रहती है, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। अभी हम इंसुलिन का सिक्रेशंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये जो प्रोसेस यहाँ पे होती है, एमआरएनए से साइटोप्लाज्म के अंदर आया, एमआरएनए फिर राइबोसोम से लेकर प्रोटीन सिंथेसिस हुआ। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्या बना, सबसे पहले प्री प्रो इंसुलिन, प्री प्रो इंसुलिन के बाद में क्या बनता है, प्रो इंसुलिन, प्रो इंसुलिन से क्या बनता है, इंसुलिन, और उसके बाद में जो है रिलीज होता है। ठीक है, इंसुलिन। तो ये जो अपनी प्रोसेस यहाँ तक अपनी कंप्लीट होती है किसमें, बीटा सेल के अंदर। यहाँ तक अपना कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट आगे देखते हैं कि इंसुलिन अभी तक जो है सिंथेसिस हुआ है, रिलीज अभी इंसुलिन अपना हुआ नहीं है। अब देखिए क्या होता है कि बीटा सेल में अभी तक इंसुलिन सिंथेसिस हमने करवा दिया है, मगर वो इंसुलिन का अभी रिलीज नहीं हुआ है। अब इंसुलिन का रिलीज कब होगा, जब आपकी बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया होगा। हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो बाहर आपकी ब्लड के अंदर क्या रहेगा, एक्सेसिव ग्लूकोज रहेगा। ठीक है, तो वो जो है अपने पैंक्रियाज के साइड में भी मूव करता रहेगा जो ग्लूकोज है। मतलब क्या कि ये अपना क्या है, यहाँ पे ब्लड है, ब्लड जो सेल के पास में गया, बीटा सेल के पास में, और ब्लड में क्या मिला आपको, एक्सेसिव ग्लूकोज। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, यहां पर जो है रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। इस रिसेप्टर को हम क्या कहते हैं, ग्लूट रिसेप्टर। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 2 इसका क्या रहता है, नाम रहता है। ये यहां पे प्रेजेंट रहेगा। अब जो ये ग्लूट 2 से एक एमसीक्यू बनता है कि ग्लूट 2 जो है किस प्रकार का रिसेप्टर रहता है, तो ये रहता है इंसुलिन इंडिपेंडेंट रिसेप्टर। ठीक है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट रिसेप्टर रहता है। तो इससे क्या होता है कि डायरेक्टली जो आपका जो ग्लूकोज है, वो जो है सेल के अंदर, आपका ग्लूकोज सेल के अंदर आ जाएगा। अब ग्लूकोज जब सेल के अंदर आता है, किसी भी सेल के अंदर आता है, तो उसकी कुछ प्रोसेस होती है। क्या क्या प्रोसेस होगी यहाँ पे, ग्लूकोज जो है किसके अंदर कन्वर्ट होगा, यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। उसके बाद में ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, पायरुवेट के अंदर। पायरुवेट से किसमें कन्वर्ट होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। ठीक है, अब एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ पे जाएगा, क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल से क्या जनरेट होगा, क्रेब्स साइकिल से जनरेट होगा FADH एंड NADH। ठीक है, ये दो अपने केमिकल कंपाउंड यहाँ पे जनरेट होते हैं क्रेब्स साइकिल में। अब ये क्या करते हैं, ये दोनों मिलके कहाँ जाएंगे, सेल में क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास में जाके ये क्या बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे ये ATP को। ठीक है, इसी प्रकार से अपने कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, शुगर मिलती है। ठीक है, हमने स्लाइटली जो है क्रेब साइकिल के बारे में भी हमने देखा है, बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक थोड़ा सा हमने टच किया है। यहाँ पे ज्यादा हम टच नहीं करेंगे, क्योंकि पॉइंट हम क्या रखेंगे, टॉपिक क्या अपना, इंसुलिन। यहाँ से देखो कॉन्सेप्ट अपना जो क्लियर होगा, तभी तो हम डायबिटिक मेलिटस का जो है प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। चलिए आगे देखिए। अब देखिए आगे, इस बीटा सेल के अंदर और भी आपके जो है रिसेप्टर्स रहते हैं। तो यहाँ पे जो रिसेप्टर मैं बना रहा हूं, ये रिसेप्टर किसके लिए है, पोटेशियम के लिए। ठीक है, अब देखिए इस रिसेप्टर के पास में जो है ऑलरेडी क्या है, एटीपी प्रोड्यूस हो चुकी है सेल के अंदर। अब इस रिसेप्टर को, जो स्टार्टिंग फेज के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, इस रिसेप्टर के ऊपर क्या आके अटैच हो जाएगी, ये जो एटीपी है, ये यहाँ पे आके
सपोज कीजिए ये एटीपी जो है यहाँ पे आके अटैच हो गई है रिसेप्टर के पास में, और इसने एटीपी ने क्या कर दिया, इस रिसेप्टर को क्लोज कर दिया। तो क्या होगा, पोटेशियम जो है इस सेल से बाहर आना चाहिएगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, पोटेशियम जो है इंक्रीज होगा सेल के अंदर। ठीक है, तो पोटेशियम बाहर नहीं जा पाएगा, तो वापस से सेल के अंदर पोटेशियम का लेवल जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव, इस रिफ्लेक्स को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेशियम। अब देखो ये भी होना एक काफी इंपॉर्टेंट है सेल के अंदर। अब ये होना क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए जब पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा तो अब देखिए यहां पर एक और आपके जो है रिसेप्टर अपना प्रेजेंट रहता है। इस रिसेप्टर को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम चैनल रिसेप्टर। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, जो कैल्शियम है वो सेल के अंदर आना जो है क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा। किसकी वजह से, पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेशियम की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेशियम मतलब पोटेशियम का जो पॉजिटिव आयन है यहाँ पे काफी एक्सेस के अंदर प्रेजेंट हो, काफी एक्सेस के अंदर जो है सेल के अंदर बिल्ट होने लग जाएगा। ये किसको स्टिमुलेट करेगा, बाहर से बाहर से कैल्शियम जो क्या करेगा, सेल के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रहता है, एक प्रोटीन प्रेजेंट रहती है, और इंसुलिन का जो वेसिकल्स रहती है यहाँ पर भी एक प्रोटीन प्रेजेंट रहती है। और ये जो दोनों प्रोटीन है ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहती है। यहाँ पर जो एक किससे इंटरलिंक रहेगी, तो आंसर क्या रहेगा, सिनेप्टोप्रोटीन। अब देखिए क्या होगा, ये जो है प्रोसेस धीरे धीरे क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी वेसिकल से। यहाँ पे मैं अगेन वापस क्या बना रहा हूँ, इंसुलिन का वेसिकल बना रहा हूँ, प्लस यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सी पेप्टाइड। अब ये जो यहाँ पे नीचे प्रोटीन थी, ये सिनेप्टोप्रोटीन जो लिंक था इससे क्या हो जाएगी, लिंक हो जाएगा इसके अंदर, और लिंक होने की वजह से ये क्या करेगा, यहाँ पे फ्यूजन स्टार्ट होगा इनका, और फ्यूजन स्टार्ट होने की वजह से ये सेल में जो है ओपनिंग क्रिएट कर देगा, और यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल्स। तो ये इस प्रकार से जो क्या कर देगा, इंसुलिन को जो है ब्लड के अंदर सिक्रेशन आपका हो जाएगा। यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि जो हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से ग्लूट2 रिसेप्टर होके सारी प्रोसेस मैंने आपको समझा दी है। इस प्रकार से बीटा सेल जो क्या करती है, इंसुलिन को सेल से बाहर निकालती है। एकदम सिंपल वे में हमने समझा, ज्यादा मैंने इसको कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश नहीं की है। ठीक है, अपने नर्सिंग का लेवल जो यहाँ पे रखते हुए अपन यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या हो गया, इंसुलिन यहाँ पे बाहर आ गया। अब इंसुलिन अकेला तो बाहर आएगा नहीं, तो इसके अंदर और क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, एक तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, इंसुलिन, इसके साथ में क्या प्रेजेंट रहेगा, सी पेप्टाइड, और इसके साथ में क्या प्रेजेंट रहेगा, अमाइलिन। ठीक है, ये तीनों यहाँ पे जो कंपोनेंट है ये इससे जो है बाहर निकलेंगे। ठीक है, और ब्लड के अंदर यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये अपना क्या है, किसकी वजह से होता है, कैल्शियम की वजह से। तो एमसीक्यू बनता है, इंसुलिन रिलीज कौन सा आयन करवाता है, तो कैल्शियम आयन इंसुलिन रिलीज करवाता है। ठीक है, और इंसुलिन को बॉडी के अंदर स्टोर करने के लिए कौन सा आयन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पर अपना आंसर क्या रहेगा, जिंक। तो अभी जो है ब्लड के अंदर अपने इंसुलिन, सी पेप्टाइड वगैरह ऐसे प्रेजेंट है। अब ये इंसुलिन क्या करेगा, देखो इंसुलिन बहुत सारे फंक्शंस करता है, मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही बता दिया था। अभी तक तो हमने क्या किया, इंसुलिन को रिलीज करवाया। ठीक है, इंपॉर्टेंट था कैसे रिलीज होता है, कौन सी यहाँ पे मैकेनिज्म्स होती है, सब समझा, क्योंकि ग्लूट रिसेप्टर से भी एग्जाम में एमसीक्यू बनते हैं, मैंने देखे। ठीक है, चलिए अब ये किसके पास में जाएगा, ये जाएगा लीवर के पास में। अब देखिए जो इंसुलिन है और जो सी पेप्टाइड है ये किसके पास में आएंगे, ये आ गए लीवर के पास में। और लीवर के पास में एक स्पेसिफिक रिसेप्टर रहता है, उसका क्या नाम है, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। ठीक है, यहाँ पर जो है ब्लड स्ट्रीम है अपनी, तो ब्लड स्ट्रीम से क्या आया, इंसुलिन आया, और इंसुलिन यहाँ पे आके रिसेप्टर्स के आगे आगे अटैच हो गया। अटैच होने की वजह से लीवर के अंदर जो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स है ये किसको जनरेट करेगा, ये जनरेट करेगा
PI3K को और इसके साथ में AK3 को। ये कुछ मॉलिक्यूल सब्सटेंस होते हैं जो अभी आपको बताऊंगा ये क्या काम करेंगे। इसको यहाँ पे जनरेट करेंगे रिसेप्टर इंसुलिन की मदद से। रिसेप्टर का क्या नाम है? टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, TKRB शॉर्ट के अंदर हम लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि ब्लड के अंदर अपना क्या चल रहा है, यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया चल रहा है। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से यहाँ पे क्या होगा, देखो एक रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है कहाँ पे, इंसुलिन लीवर की बाउंड्री पे, सेल बाउंड्री पे। इसका नाम है ग्लूट सेकेंड रिसेप्टर, वही रिसेप्टर जो आपके बीटा सेल के अंदर जो प्रेजेंट था, या फिर मैं कहूँ पैंक्रेटिक सेल के अंदर प्रेजेंट था, ग्लूट सेकेंड। और इसकी क्या खासियत होती है कि ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है। अब यहाँ पे ब्लड के अंदर ऑलरेडी क्या है, हाई ग्लूकोज है। अब ये ग्लूट रिसेप्टर क्या करेगा, लीवर के अंदर जो है ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। ठीक है, लीवर के अंदर इसने क्या कर दिया, एक्सेसिव अमाउंट में ग्लूकोज पहुंचा दिया। अब देखिए क्या हो रहा है, यहां पर इंसुलिन है ऑलरेडी लीवर के अंदर। देखिए दूसरा फंक्शन बताने जा रहा हूं मैं इंसुलिन का। तो देखिए यहाँ पे इंसुलिन है ग्लूकोज के अंदर, और ऊपर से इसको क्या मिल गया, ग्लूट रिसेप्टर से क्या मिल गया, ग्लूकोज मिल गया लीवर के अंदर। अब ये इंसुलिन किसको रिलीज कर रहा है, PI3 के एंजाइम को और AK3 एंजाइम को। अब ये मिलके ग्लूकोज को किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, ग्लाइकोजन के अंदर। ठीक है, तो अपना आ गया फंक्शन नेक्स्ट वाला। तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। अब देखिए यही जो एंजाइम है, जो इंसुलिन की वजह से यहाँ पे टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर की वजह से यहाँ पे जो बने थे एंजाइम, अब यही एंजाइम क्या करेंगे, इस ग्लूकोज के ऊपर भी एक्शन करेंगे। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पायरुवेट के अंदर। और पायरुवेट से वापस वो क्रेब साइकिल वगैरह चलेगी, और क्या जनरेट होगा, ATP जनरेट होगा। तो अब आ जाएगा इसका क्या, दूसरा फंक्शन। इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस भी करता है, और इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस भी करता है, ताकि आपकी बॉडी को क्या मिलती रहे, एनर्जी मिलती रहे। आ गई बात समझ में यहां तक कि भाई लीवर के अंदर किस प्रकार से क्या चेंजेस अपने होंगे। तो अब तक हमने बीटा सेल की बात कर ली है, अब तक हमने लीवर की बात कर ली कि इंसुलिन लीवर पे किस प्रकार से इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट देखिए इंसुलिन का इफेक्ट मसल्स पे किस प्रकार से होता है। ये क्या बना रहा हूं मैं, मसल्स। अब देखिए बॉडी के अंदर क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया। और मसल्स के ऊपर क्या रहता है, एक रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। इस रिसेप्टर को हम क्या कहते हैं, ग्लूट 4 रिसेप्टर। यहां पर जो रिसेप्टर इसका क्या नाम दिया हमने, ग्लूट 4 रिसेप्टर। अब इस ग्लूट 4 की क्या स्पेशलिटी होती है कि जो ये ग्लूट 4 रिसेप्टर है, ये क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, TKR यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पर क्या आके अटैच होगा, इंसुलिन आके अटैच होगा। तो यहाँ से क्या रिलीज होगा, यहाँ से क्या रिलीज होगा, PI3 के एंजाइम एंड AK3 एंजाइम यहाँ से रिलीज होंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये एंजाइम रिलीज होके ये किसके ऊपर इफेक्ट करेंगे, क्योंकि ये क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट है ग्लूट 4। तो ये क्या करेगा, इसको स्टिमुलेट कर देगा। इंसुलिन क्या करेगा, मसल्स के अंदर आने के बाद इसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करने से ऑलरेडी बॉडी के बाहर क्या है, मसल्स के बाहर क्या है, हाइपरग्लाइसेमिया, मसल्स की सेल के बाहर क्या है, हाइपरग्लाइसेमिया। तो ये क्या होगा, यहाँ से जो एक्सेस ग्लूकोज है वो काफी ज्यादा अमाउंट में, क्योंकि ये तो इसको स्टिमुलेट कर चुका है ग्लूट 4 को इंसुलिन, तो काफी ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, ग्लूकोज जो है आपकी सेल के अंदर आ जाएगा, किसकी, मसल सेल के अंदर। तो अगेन यहाँ पे क्या करेगा, इंसुलिन क्या करवा देगा, ग्लाइकोलाइसिस करवाएगा। और क्या देगा, मसल को क्या देगा, ATP प्रोवाइड कराएगा। इसके बाद में एक और यहाँ पे फंक्शन होता है, और ये जो यहाँ पे
एक्सेसिव ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? बॉडी मीन्स आपकी मसल्स के अंदर आ रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ग्लूकोज अपटेक। तो मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, ग्लूकोज अपटेक का फंक्शन होता है। चलिए, एमसीक्यू भी पढ़ा रहा हूँ साथ साथ में, कहाँ से एमसीक्यू बनता है, किस प्रकार से एमसीक्यू बनेगा, कैसे, वो भी हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये अगर एमसीक्यू बनता है तो ये बना किसकी वजह से, ये इन सब कॉन्सेप्ट की वजह से एमसीक्यू अपने बनते हैं। इस ग्लूकोज अपटेक की वजह से क्या होगा, एक्सेसिव ग्लूकोज मिलेगा मसल्स की सेल को। नेक्स्ट, यहाँ पे अपनी एटीपी बन गई, एनर्जी मिल गई। अब इसके बाद में देखिए, यहीं पे मसल्स की जो सेल रहती है, यहाँ पर एक और आपका रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। देखो, मैं फंक्शन सिखा रहा हूँ आपको कि इंसुलिन किस प्रकार से फंक्शन करता है। यहाँ पर एक और यहाँ पे सेल प्रेजेंट रहती है। इस सेल को हम क्या, सॉरी, इस रिसेप्टर को हम क्या कहेंगे? अमाइनो एसिड रिसेप्टर। अब देखिए, हमने क्या किया, फूड इंटेक किया। फूड इंटेक के अंदर हम क्या करेंगे, प्रोटीन वगैरह ये सब चीजें हम डाइट लेते हैं, तो उसका ब्रेकडाउन होगा, अमाइनो एसिड बनेंगे। तो आपके ब्लड के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट है। अब ये जो PK3 AK3 एंजाइम है, ये क्या करेंगे, जो ब्लड के अंदर जो एक्सेसिव अमाइनो एसिड यहाँ पे बने हैं, ठीक है, इसको क्या करवा देगा, सेल के अंदर पहुंचा देगा। तो अमाइनो एसिड किसके अंदर आ गए, सेल के अंदर। तो अपनी जो मसल की जो सेल है, इसके अंदर क्या आ गए, यहाँ पे अमाइनो एसिड्स आ गए। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, अमाइनो एसिड अपटेक। ठीक है, अमाइनो एसिड अपटेक भी करता है इंसुलिन, सीख गए अपन कैसे करता है अमाइनो एसिड का अपटेक। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो अमाइनो एसिड है, इससे क्या बनाना है आपको, प्रोटीन बनाना है। तो अमाइनो एसिड कैसे होते हैं, मोनोमर होते हैं। और प्रोटीन कैसे होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, तो जो अमाइनो एसिड्स है, ये जो क्या करेंगे कि एक यहाँ पे एक चेन के अंदर यहाँ पे आके चेन बनाएंगे यहाँ पे, और चेन पे क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पे। इनको हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, ये क्या बन रहा है आपका, प्रोटीन बन रहा है यहाँ पे। तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो अपन ने देख लिया, फंक्शन सीख लिया हमने कि किस प्रकार से देखो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, किस प्रकार से जो है ग्लूकोज अपटेक करता है, किस प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस करवाता है, किस प्रकार से ग्लाइकोजिनेसिस करता है। ये कुछ 4 से 5 फंक्शंस जो मेनली इंसुलिन अपनी बॉडी में करता है, ये सब हम यहाँ पे लर्न कर चुके हैं। अब एक लास्ट फंक्शन बचता है आपके एडिपोज के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको लिपिड सिंथेसिस भी इसका फंक्शन बताया था। तो देखिए, अब तक जो हमने इंसुलिन से क्या क्या सीखा, इंसुलिन ने क्या क्या करवाया, ग्लूकोज अपटेक, इसके बाद में इसने क्या किया, अमाइनो एसिड अपटेक, इसके बाद में ग्लाइकोलाइसिस, इसके बाद में इसने क्या किया, ग्लाइकोजिनेसिस, और लास्ट में क्या किया, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इतने फंक्शंस जो है अब तक हम यहाँ पे सीख चुके हैं। अब देखिए, ये जो आपका जो मैंने आपको टिश्यू बनाया है यहाँ पे, इसका क्या नाम है, एडिपोज टिश्यू। अब देखिए, ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया को आपको नहीं भूलना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इंसुलिन का फंक्शंस पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पे ब्लड में क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया। ये एडिपोज जो टिश्यूज के सेल्स के पास में आएगा ब्लड, एक्सेसिव ग्लूकोज वाला। तो देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है, एक अगेन एक यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, रिसेप्टर। रिसेप्टर के बिना जो है आपको पता है सेल्स अधूरी है। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है, रिसेप्टर प्रेजेंट रहेगा सेल के पास में, और इस रिसेप्टर का क्या नाम है, ग्लूट फॉर रिसेप्टर, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फॉर रिसेप्टर रहता है। और ये कैसा रहता है, इंसुलिन डिपेंडेंट, मैंने बता चुका हूं आपको। इंसुलिन डिपेंडेंट रहने का मतलब क्या है कि ये इसको क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा इंसुलिन। ठीक है, इधर से देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट हो रहा है, ये जो टायरोसिन काइनेज स्टिमुलेटर था, इसके अंदर क्या होगा, ये यहाँ पे आके क्या होगा, इंसुलिन अटैच होगा, और इंसुलिन अटैच होने के बाद में इंसुलिन इसके अंदर प्रेजेंट होगा। कौन सी फॉर्म, क्या कौन कौन से एंजाइम यहाँ पे बनाएगा, तो एंजाइम ये बनाएगा PI3 के।
एंड AK3। ठीक है, दोनों यहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे। अब देखो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करेंगे यहाँ पे ग्लूट रिसेप्टर को, जिसकी वजह से एक्सेसिव जो ग्लूकोज है वो इसके अंदर आने स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगेन अपना फर्स्ट फंक्शन कंप्लीट होता है, कौन सा, ग्लूकोज अपटेक का। अब देखिए जो ग्लूकोज सेल के अंदर आया है, इस ग्लूकोज का यहाँ पर जो है डिवाइड होगा ग्लूकोज किसके अंदर, एक तो G3P के अंदर और दूसरा DHAP के अंदर। DHAP क्या फॉर्म होती है, डाईहाइड्रोक्सी ऑक्सी एसीटोन फास्फेट। ठीक है, तो अब ये देखो क्या है, ये जो PI3K और जो AK3 जो एंजाइम है, ये वाले ये किसके ऊपर इफेक्ट करेंगे, आपके DHAP के ऊपर इफेक्ट करेंगे, और इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको ये अपन ने नया आपने कन्वर्ट बना दिया यहाँ पे, और ये क्या है, किसमें कन्वर्ट करेंगे, ग्लिसरॉल के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया इसको, ग्लिसरॉल के अंदर। और इधर ग्लूकोज त्रिफॉस्फेट से क्या बनेगा, अपना ATP बन जाएगी क्रेब साइकिल के अंदर। ठीक है, तो एटी आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट से क्या है, ATP जो बनती रहेगी, ग्लूकोज क्या करता है, ATP बनाता रहता है। ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर ATP सिंथेसिस तो कंटिन्यूसली होता रहेगा, मगर और किस प्रकार से इंसुलिन वर्क करता है, देखिए ग्लिसरॉल यहाँ पे बना दिया। अब नेक्स्ट देखिए, जो ये AK3 एंजाइम है, ये क्या, ये जो है ATP तो बन जाएगी, और यहाँ से एक सब्सटेंस और बनता है पायरुवेट से, क्या बनेगा, एसिटाइल को एंजाइम ए। ठीक है, इस एसिटाइल को एंजाइम ए के ऊपर जो AK3 एंजाइम वर्क करेगा, और ये क्या बनाएगा, फैटी एसिड। ठीक है, तो फैटी एसिड को मैं इस प्रकार से डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, फैटी एसिड को हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे यहाँ पे। और तो जो ये फैटी एसिड है और जो ग्लूकोज है, सॉरी जो ग्लिसरॉल जो है, ये दोनों मिलके किसको बनाएंगे, एक नई स्ट्रक्चर्स को बना लेंगे, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड। तो ये जो प्रोसेस होती है क्या, लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, तो हमने सारे फंक्शंस जो हमने सीख लिए कि इंसुलिन जो है किस प्रकार से फंक्शन करता है। तो अपना जो सेकंड फंक्शन यहाँ पे आ रहा है, कौन सा, लाइपोजेनेसिस। तो इतने सारे फंक्शंस जो अपना इंसुलिन अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर परफॉर्म करता है। आई होप आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। चलिए, हमने क्या कर लिया, इंसुलिन के फंक्शंस को अब तक हमने समझ लिया है, पांचों जितने भी प्रकार के फंक्शंस थे, मैक्सिमम कम से कम टाइम के अंदर मैंने उसको एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश की है। अब देखिए आगे जो है अपन बात करेंगे कि इंसुलिन के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, फंक्शंस मैंने आपको पढ़ा दिए। तो देखिए इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन होता है, तो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, जहां से डायरेक्ट MCQ बनते हैं। ठीक है, अब ये कहां से प्रोड्यूस होता है, तो मैंने आपको बता दिया, बीटा सेल से। ठीक है, और ये मेटाबॉलिज्म किसका करता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का एंड फैट का। ठीक है, तीनों का यहाँ पे मेटाबॉलिज्म करता है। तो हम इसको हम क्या कर सकते हैं, एनाबोलिक हार्मोन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, तो ऑल्सो नोन एज एनाबोलिक हार्मोन। चलिए, तो यहां से भी MCQ बनता है कि इंसुलिन किस टाइप का हार्मोन है, तो एनाबोलिक हार्मोन और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। अब देखिए बात करते हैं अपन इंसुलिन की स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो देखो इंसुलिन की जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन इंसुलिन की, वो कितने अमाइनो एसिड को कंटेन करता है, तो 51 अमाइनो एसिड की यहाँ पे मिलके बना होता है। और ये जो है अरेंज रहते हैं, अरेंज्ड इन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन।
ठीक है। अब टू पॉलीपेप्टाइड चेन है, यहां से भी एमसीक्यू बनता है कि चेन ए जो होती है उसमें कितने अमाइनो एसिड होंगे, और चेन बी जो है इसमें कितने अमाइनो एसिड होंगे। तो चेन ए में कितने अमाइनो एसिड होते हैं, तो 21 अमाइनो एसिड, और चेन बी के अंदर कितने देखने को मिलेंगे आपको, 30 अमाइनो एसिड। टोटल हो गए 51 अमाइनो एसिड। तो स्ट्रक्चर्स वाइज जो है कितना होता है, 51 अमाइनो एसिड का बना होता है। नेक्स्ट, सिंथेसिस। तो सिंथेसिस के लिए एक जीन रेस्पॉन्सिबल होता है, जीन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्रोमोसोम नंबर 11 कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है। और फिर ये कहाँ से बनेगा, तो बीटा सेल ऑफ लैंगरेंज से क्या बनता है, इंसुलिन आपका बनेगा। अब देखो इंसुलिन के जो है प्रीकर्सर होते हैं, दो यहाँ पे इंसुलिन के प्रीकर्सर देखने को मिलता है। एक होता है प्री, जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था आपको, प्री प्रो इंसुलिन, एंड सेकेंड वन इज प्रो इंसुलिन। एमसीक्यू बनता है कि प्री प्रो इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड की चेन होती है, आंसर इज 108 अमाइनो एसिड। एंड प्रो इंसुलिन के अंदर जैसे जैसे इंसुलिन जो है वो मेच्योर होता जाएगा, ठीक है, इसके अंदर कितना होगा, 86 अमाइनो एसिड की यहाँ पे चेन प्रेजेंट रहेगी। और ये दोनों जो बाद में है आगे धीरे धीरे मेच्योर होते जाएंगे, मेच्योर होके क्या बनाएंगे, एक्टिव इंसुलिन को। और इसके साथ में क्या रहेगा, जो पेप्टाइड चेन है वो क्या बनाएगी, कनेक्टिंग पेप्टाइड। तो यहां तक जो अपना इंसुलिन एक्टिव हो चुका है, मेच्योर हो चुका है। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन बीटा सेल इंसुलिन इज कंबाइंड विथ जिंक। बीटा सेल के अंदर इंसुलिन जो है किससे कंबाइंड होता है, जिंक में कंबाइंड होता है। तो यहां से एमसीक्यू बनता है कि इंसुलिन को स्टोर करने में कौन सा यहाँ पे एलिमेंट की नीड पड़ती है, तो आंसर क्या रहेगा, जिंक। ठीक है। स्टोर इन ग्रेन्युलेशन, तो स्टोर करने में काम आता है। साथ में क्या मिलना, अगर स्टोर करना है आपको तो इसके अंदर क्या मिलाना पड़ेगा, आपको जिंक मिलाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, जो इंसुलिन के अंदर एक एमसीक्यू एक और बनता है, देखो मैं स्टार बना रहा हूँ, एमसीक्यू है ये। ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है, सी पेप्टाइड प्रेजेंट रहता है। तो सी पेप्टाइड को हम यहाँ पे क्या करते हैं, असेस करते हैं लेबोरेटरी में। तो इसका असेस करने का क्या रीजन है, तो ये क्या करता है, यूजफुल फॉर एंडोजिनस इंसुलिन। अगर आपको एंडोजिनस इंसुलिन की स्टडी करवानी है, डायबिटिक मेलिटस के अंदर हेल्प करता है कि भाई इंसुलिन डिपेंडेंट है या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। ठीक है। तो उसके अंदर अपन सी पेप्टाइड जो है उसकी भी हम स्टडी करवाते हैं। ठीक है। तो आंसर अपना क्या रहेगा, एंडोजिनस इंसुलिन की स्टडी करवाने के लिए हम क्या देखेंगे, सी पेप्टाइड को हम यहाँ पे असेस करेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, इंसुलिन के साथ में इसका क्या होता है, रिलीज होता है। तो जो लेवल सी पेप्टाइड का रहेगा उसी के सिमिलर जो है अपना इंसुलिन का लेवल रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं रेगुलेशन की। तो इंसुलिन का रेगुलेशन किस प्रकार से होता है, तो देखो नॉर्मल जो इंसुलिन यहाँ पे है वो कितना रहता है, 20 to 30 माइक्रो यूनिट पर एमएल। ये इसका क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। और पर डे कितना सीक्रेट होता है पेनक्रियास से, तो आपका आंसर क्या जाएगा, 40 to 50 यूनिट। तो है ये क्या करता है, पेनक्रियास से पर डे अपना जो क्या है, सीक्रेट होता रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिग्रेडेशन की, लास्ट टॉपिक अपना। डिग्रेडेशन कैसा होता है इसका, क्योंकि इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो कितनी होती है, आंसर इज 4 to 5 मिनट। इंसुलिन की हाफ लाइफ कितनी होती है, 4 to 5 मिनट। ठीक है।
अब ये हाल्फ लाइफ इतनी क्यों कम क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर एक प्रोटीज एंजाइम प्रेजेंट रहता है। इसका क्या नाम है? इंसुलिनेज। इसकी वजह से ये क्या करता है, ये इसको डिक्रीज करता रहता है इंसुलिन के, इसलिए हाफ लाइफ भी इसकी यहाँ पे मेंटेन रहती है। और इंसुलिन कहाँ प्रेजेंट रहता है? लीवर के अंदर एंड किडनी के अंदर। तो यहाँ तक जो अपन ने इंसुलिन को अपने सुपरफिशियली जो हमने देखा है किस प्रकार से इंसुलिन रिलीज होता है, किस प्रकार से इंसुलिन जो इसके इंसुलिन के जो फंक्शंस होते हैं वो किस प्रकार से इंसुलिन फंक्शन कर पाता है अपने, ठीक है। और उसके बाद में जो है देखा कि भाई कैसे इसका रेगुलेशन होगा, कैसे इसका डिग्रेडेशन होता है, तो काफी सुपरफिशियली हमने देखा है। नेक्स्ट फर्दर क्लास में हम क्या करेंगे, इसके एमसीक्यू सोल्व करवाऊंगा मैं आपको। इसी के साथ एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टाइप के इंसुलिन है, क्योंकि वहां से जो है डायरेक्ट एमसीक्यू पूछता है इंसुलिन के टाइप के अकॉर्डिंग। तो देखिए अपने जो इंसुलिन जो काम आते हैं मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर, तो इसमें देखिए कुछ टाइप्स होते हैं इंसुलिन के। तो मेजरली 4 टाइप के अंदर हम इंसुलिन को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, सेकंड वन इज शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन और लास्ट में लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, ठीक है। मेजरली इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के अंदर जो है ऑनसेट टाइम कितना रहता है, तो 5 to 15 मिनट का। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर कितना रहेगा, 30 मिनट्स का। और इंटरमीडिएट के अंदर 1 to 2 आवर। इंटरमीडिएट के अंदर इंसुलिन कौन सा आता है, ये एग्जाम में एमसीक्यू पूछते हैं आपसे, एनपीएच इंसुलिन, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कितना टाइम ड्यूरेशन का, ऑनसेट का पूछा है मैंने, बता रहा हूँ अभी आपको 30 to 60 मिनट। नेक्स्ट जो है इसका पीक ड्यूरेशन के बारे में पूछते हैं, तो 30 to 60 मिनट रहता है रैपिड का। शॉर्ट एक्टिंग का जो है पीक टाइम जो है वो 1 आवर से लेकर 3 आवर तक रह सकता है, ठीक है। उसके बाद में इंटरमीडिएट का 4 hour to 8 आवर तक। और यहाँ पे लॉन्ग एक्टिंग का कोई पीक नहीं रहता, ये एक बार यहाँ पे कंटिन्यूसली मेंटेन रहता है लंबे टाइम तक। ड्यूरेशन ऑफ वर्किंग इसका कितना रहता है, 2 to 4 आवर के लिए रैपिड का। उसके बाद में शॉर्ट एक्टिंग का कितना रहता है, 4 to 8 आवर्स के लिए, ठीक है। एनपीएस का कितना रहेगा, ये एमसीक्यू एनपीएस से रिलेटेड एग्जाम में पूछते हैं। एनपीएस इंसुलिन रेगुलर इंसुलिन से रिलेटेड एग्जाम में पूछे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन जो है यहाँ पे 24 आवर्स तक जो कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट देखिए इनको जो है कब इंजेक्ट करना चाहिए, ये भी जो बताया गया यहाँ पे, ठीक है। इंजेक्ट एट स्टार्ट ऑफ मील, क्योंकि रैपिड एक्टिंग है तो मील को स्टार्ट करते टाइम इसको इंजेक्ट करते हैं अपन को। शॉर्ट एक्टिंग को जो है 15 to 30 मिनट जो पहले अपन क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। और एनपीएच इंसुलिन जो इंटरमीडिएट इंसुलिन होते हैं, ये क्या होते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखते हैं बिटवीन मील्स, ठीक है। और लास्ट में जो है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को जो है वो डेली रिकमेंड करते हैं, ठीक है, कि दिन में जो है एक बार लेना होता है, क्योंकि इसका ड्यूरेशन जो होता है वो 24 आवर्स तक कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि कौन सा इंसुलिन जो है रैपिड एक्टिंग है। तो रैपिड एक्टिंग में देखो क्या क्या है यहाँ पे, लिस्प्रो, एस्पार्ट एंड ग्लुनसिन, ठीक है। इनके आपको नाम याद रखने, एग्जाम में पूछते हैं। अपीयरेंस कैसा होता है ये भी आपको ध्यान में रखने, ठीक है। बाकी इनका पीक एक्शन टाइम, ड्यूरेशन टाइम हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देख लिया था। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर कौन सा आता है, रेगुलर इंसुलिन, कैसा रहता है ये, क्लियर रहता है। इंटरमीडिएट के अंदर क्या आएगा, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, इंसुलिन जिंक जिंक प्रेजेंट रहता है वहां पे स्टोर करने के लिए, ठीक है। और क्या रहता है इसके अंदर, लेंटे, एनपीएच और आइसोफेन इंसुलिन, ठीक है। एनपीएच कौन सा है, इंटरमीडिएट है। नेक्स्ट देखो लॉन्ग एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग में क्या आता है, ग्लार्गिन और डेटरमीन जो इंसुलिन है यहाँ पे लॉन्ग एक्टिंग के अंदर आते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए कुछ एमसीक्यूज है जो रिपीट हो रखे हैं अपने कुछ लास्ट रिसेंट एम्स के एग्जाम्स के अंदर। तो देखिए ए 69 year old मैन इज नोटेड टू हैव ग्लूकोज लेवल कितना उसका, 600 mg, एंड सोडियम कितना है इसका, 163 मिलियोस्मोल पर लीटर। पीएच कैसी है ब्लड की, नॉर्मल है। देयर इज नो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस की यहाँ पे कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं रही है क्लाइंट की। व्हाट इज द बेस्ट मैनेजमेंट फॉर दिस पेशेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एम्स नॉर्सेट प्री के लिए और मेंस के दोनों के लिए जो है इंपॉर्टेंट है इंसुलिन टॉपिक अपना। कुछ यहाँ पे एमसीक्यूज भी आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार के एमसीक्यू केवल और केवल इंसुलिन से बन सकते हैं। डायबिटीज का टॉपिक अपना अलग है, इंसुलिन का टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। बाकी अपने इस प्रकार की क्लासेज जो है अपने ऐप के ऊपर कंटिन्यू रहती है, वहां पर हम जो है ब्रीफली जो है एक्सप्लेन करते हैं, छोटी छोटी चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से बिल्ड हो सके। तो देखिए इंसुलिन स्लाइडिंग स्केल एंड 5% डेक्सट्रोल से, इंसुलिन स्लाइडिंग स्केल एंड 0.9% नॉर्मल सेलाइन लगा के, इंसुलिन स्लाइडिंग स्केल एंड 3% सेलाइन, या फिर इंसुलिन स्लाइडिंग स्केल एंड 0.5% सेलाइन से।
तो देखिए यहाँ पर जो अपना आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंसुलिन को जो है वो स्लाइडिंग स्केल से जो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर करेंगे। साथ में हमें क्या करना है, 0.9% नॉर्मल सेलाइन इसको जो है प्रोवाइड करना है। क्यों करना है, क्योंकि देखिए इसको क्या है, 600 mg% तक इसको क्या है, जो शुगर यहाँ पे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जो क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी को। ठीक है, अब जब प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी बढ़ेगी, ठीक है, तो फ्लूइड शिफ्ट होगा ब्लड ब्रेन बैरियर से। ठीक है, फ्लूइड शिफ्ट अक्रॉस द ब्रेन, जिसकी वजह से क्लाइंट में क्या देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या देना होगा, नॉर्मल सेलाइन। और इंसुलिन को जो है वो स्लाइडिंग स्केल की यहाँ पे मदद से हम क्या करना पड़ेगा, एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर आपको एक कंडीशन शो हो रही होगी, ये जो कंडीशन यहाँ पे आपको क्लाइंट की हिस्ट्री के अंदर बताई गई है, क्लाइंट की कौन सी कंडीशन को शो कर रहा है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर कोमा। ठीक है, तो ये कंडीशन कौन सी है, नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर कोमा की है, जो है कंडीशन है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ दीज सेंड पोटेशियम इनसाइड सेल, पोटेशियम को जो है कौन सेल के इनसाइड रखने में मदद करता है, इंसुलिन, ग्लूकागोन, टीएसएच और एफएसएच। तो देखो यहाँ पर अपन पढ़ चुके हैं कि भाई पोटेशियम यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, इनसाइड द सेल प्रेजेंट रहता है, और इंसुलिन जो है वो बाहर निकल जाता है सेल से। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन का वर्क के अंदर हम क्या देखते हैं कि इंसुलिन क्या करता है, दो टाइप के मेजर रोल करता है। फर्स्ट वन क्या करता है, सेंड ग्लूकोज, ग्लूकोज को भी क्या करता है, सेल के अंदर यहाँ पे इंट्रासेलुलरली शिफ्ट करता है। और दूसरा पोटेशियम को भी क्या करता है, इंट्रासेलुलर शिफ्ट करता है। तो ये क्या देखने को मिलता है, इंसुलिन का रोल क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया प्लस हाइपोकैलेमिया। इसलिए जब हाइपरकैलेमिया होता है तो वहां पर जो है इंसुलिन और डेक्सट्रोज के यहाँ पे उसको ट्रीटमेंट करने के लिए उसको यहाँ पे नीड में लिया जाता है। विच हार्मोन रिसेप्टर हैज 4 सब यूनिट एंड 2 यूनिट फॉर टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर बाइंडिंग। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर किस प्रकार से काम करता है। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, आपने ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन। और देखिए ये जो हॉर्मोन्स है ये अपने अपोजिट एक्शन में क्या करते हैं। तो देखिए इंसुलिन क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, ग्लूकागोन सिक्रेशन को। सेकंड देखिए, जो इंसुलिन के साथ में जो अमाइलिन हार्मोन निकलता है, ये किसको इनहिबिट करता है, इंसुलिन को। एंड थर्ड एमसीक्यू बनता है सोमेटोस्टेटिन। तो जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है ये किसको इनहिबिट करता है, बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन ग्लाइकोलाइसिस इंसुलिन अफेक्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स एक्सेप्ट। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस रहती है उसमें इंसुलिन अफेक्ट करता है ऑप्शन में सभी फॉलोइंग एंजाइम्स को, एक को छोड़ के। तो देखो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को भी अफेक्ट करता है, ज्यादा हम डीप में जाएंगे तो वहां पर अपने फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज को भी अफेक्ट करता हुआ देखेगा। पायरुवेट काइनेज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, ग्लूकोकाइनेज के बारे में मैंने आपको समझा दिया। तो कौन सा एक्सेप्ट में रहेगा, आंसर क्या रहेगा, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, हेक्सोकाइनेज को जो है इंसुलिन रेगुलेट नहीं करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, इंसुलिन इज एसेंशियल फॉर एंट्री ऑफ ग्लूकोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू। इंसुलिन एसेंशियल है ग्लूकोज को एंट्री करवाने के लिए कौन से फॉलोइंग टिश्यू में, मोस्ट न्यूरॉन्स इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, रीनल ट्यूबुलर सेल्स के अंदर, या फिर स्केलेटल मसल्स के अंदर, या फिर म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको स्केलेटल मसल्स पढ़ाई थी, तो स्केलेटल मसल्स के ऊपर कौन सा रिसेप्टर काम करता है, तो ग्लूट 4 रिसेप्टर। तो ग्लूट 4 रिसेप्टर क्या रहता है, इंसुलिन डिपेंडेंट।
ठीक है। तो इंसुलिन डिपेंडेंट होने की वजह से क्या करता है, एंट्री ऑफ ग्लूकोज करवाने में हेल्प करता है, एक्सेस एंट्री करवाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज अपटेक। आंसर क्या रहेगा, स्केलेटल मसल्स के अंदर। और देखिए यहाँ पर स्केलेटल मसल्स अगर ऑप्शन में नहीं होता तो आपको आंसर क्या देना होता, एडिपोज टिश्यू, क्योंकि ग्लूकोज जो ग्लूट रिसेप्टर है वो कहाँ रहते हैं, एडिपोज टिश्यू के ऊपर भी रहते हैं। इसके अलावा हार्ट, ठीक है, हार्ट के ऊपर भी अपने ग्लूट रिसेप्टर से अपने प्रेजेंट रहते हैं। इंसुलिन स्टोरेज इन बॉडी रिक्वायर्स विच आयन, इंसुलिन को अगर अपनी बॉडी में बॉडी को स्टोरेज करना है तो कौन से आयन की रिक्वायरमेंट होगी, कॉपर, जिंक, मैग्नीज या फिर सल्फेट, शेरस सल्फेट, और या फिर आई थिंक ये सिलेनियम भी हो सकता है। ठीक है, सेलेनियम है ये। कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज और सेलेनियम। तो मैंने आपको बताया था जब इंसुलिन को आपको बॉडी में स्टोर करना होगा तो साथ में क्या देना पड़ेगा उसको, जिंक भी उसको साथ में, जो कि जिंक क्या करता है, स्टोरेशन के अंदर हेल्प करता है। इंसुलिन ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक मेलिटस, डायबिटिक मेलिटस के अंदर इंसुलिन ऑफ चॉइस, चॉइस ऑफ इंसुलिन कौन सा होगा, रेगुलर इंसुलिन, एनपीएच इंसुलिन, इंसुलिन ग्लार्गिन या फिर इंसुलिन लिस्प्रो। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा रेगुलर इंसुलिन। ठीक है, रेगुलर इंसुलिन यहाँ पे बेस्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट रहता है डायबिटिक मेलिटस के लिए। शॉर्ट एक्टिंग है, 30 मिनट्स के अंदर जो है ये अपना हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट जो है लाना स्टार्ट कर देता है, इसकी वजह से। नेक्स्ट एंड लास्ट एमसीक्यू आज के अपने टॉपिक का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन दैट नेवर अटेन्स ए पीक कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा, ऐसा कौन सा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है जो कभी भी पीक कंसंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर अटेंड नहीं करता है, इंसुलिन लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसिन या फिर ग्लार्गिन। तो देखिए यहाँ पर जो है कौन सा इंसुलिन जो है पीक एक्शन अटेंड नहीं करता है, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ग्लार्गिन। ठीक है, तो एमसीक्यू ये पूछा हुआ एग्जाम के अंदर है, तो ध्यान में रखना ग्लार्गिन का यहाँ पे जो है पीक प्लाज्मा लेवल जो है अटेंस नहीं करता है, बाकी के जो है अपने पीक एक्शन को यहाँ पे अटेंड करते हैं। अगर ऑप्शन में यहाँ पे जो है और आपको जो से डेटरमीर अगर देखने को मिलता, डेग्लूडेक देखने को मिलता, ठीक है, तो वो भी ग्लार्गिन के साथ में डेटरमीर, डेग्लूडेक वगैरह, उनका भी जो है यहाँ पे पीक एक्शन नहीं होता। कैसा एक्शन होता है, फ्लैट एक्शन। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आज की क्लास के लिए इतना ही। आज हमने देखा इंसुलिन, इंसुलिन के बारे में हमने सब कुछ पढ़ने की मैंने कोशिश की है। और क्लास को अगर अच्छी लगी है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई मेरा जो एफर्ट रहा आज की क्लास में आप सभी के लिए किस प्रकार का यहाँ पे एफर्ट रहा। ठीक है, और जो है आरएनसीसी की बाकी अपने कंटिन्यू क्लासेस जो है अपने ऐप के ऊपर कंफर्म कंप्लीट करवाई जाती है। तो अगर कोई पर्सन है जो नोट सेट के लिए क्रेश कोर्स वगैरह उनको ज्वाइन करना चाह रहा है तो एक बार जरूर हमारी ऐप के अंदर आकर आप एनरोल करके जो है आप एक्सेस पा सकते हैं उसके लिए, और यहाँ पे डेमो वीडियोज यहाँ पे देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।